नमस्कार, आपके साथ मैं आदति त्यागी और बात नोटबंदी 2.0 की, जिसकी अनाउंसमेंट की गई आरबीआई द्वारा और ये कहा गया शुक्रवार को कि 2000 रुपए का नोट अगर आपके पास है तो आपको क्या करना है, आपको जाना है बैंक, 30 सितंबर से पहले उसे बदलवा लेना है दूसरे डिनोमिनेशन के नोट्स के जरिए। और ये कहा गया है कि 23 मई से आप ऐसा कर सकते हैं, बैंक में जाकर 2000 का नोट जो है उसे बदलवा सकते हैं। एक ट्रांजैक्शन में 20,000 की वैल्यू के ही 2000 के नोट आप बदलवा पाएंगे। 30 सितंबर लास्ट डेट है। लेकिन इसके बाद बहुत सारे सवाल हैं। क्या एक बार फिर से जनता को परेशानी होने जा रही है? विपक्ष के कुछ नेता हैं जो काफी परेशान हैं। फिर से वही सवाल उठ रहे हैं कि ये डिसीजन क्यों लिया गया? सरकार लोगों को परेशान करने वाली सरकार है। कई तरह की बातें की जा रही हैं और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ इकोनॉमिस्ट और साथ ही पॉलिटिकल एनालिस्ट विजय सरदाना जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है विजय जी आपका इस ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन करने के लिए और आपने ये वक्त निकाला है हमारे लिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। अदिति जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। नमस्कार सर। सर पहला सवाल यही है, आरबीआई का ये डिसीजन और आरबीआई ने कहा कि इंसानों की तरह नोट की भी लाइफ होती है, 4 से 5 साल की लाइफ थी। पिंक कलर के बहुत ही खूबसूरत 2000 रुपए के नोट की। और अब तो खैर मुझे भी खुद भी याद नहीं है मैंने कब देखा था 2000 का नोट, क्योंकि एटीएम में निकल नहीं रहा था। लेकिन ये जो डिसीजन है, सबसे पहले एज एन एक्सपर्ट इसे कैसे आप देख रहे हैं और जनता को भी थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करके समझाएं कि कैसे उन्हें घबराना नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सबसे पहले तो ये नोटबंदी नहीं है। ये जो डाउट बहुत सारे चैनल्स में क्रिएट किया जा रहा है कि एक डीमोनेटाइजेशन 2.0, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये लीगल टेंडर हैं और रहेंगे। पहली बात जो कहा गया है आरबीआई की, अगर आप डॉक्यूमेंट्स देखें, मैंने इनके सारे डॉक्यूमेंट्स, दो तरह के आरबीआई ने डॉक्यूमेंट रिलीज किए हैं। एक रिलीज किया था जो पब्लिक कंजम्पशन के लिए था थ्रू प्रेस रिलीज। दूसरा उन्होंने अपने बैंकर्स के लिए डॉक्यूमेंट रिलीज किया था, जो बैंक के चेयरमैन को उन्होंने एड्रेस किया था और बैंक के एमडीज को एड्रेस किया था कि उनको क्या करना है। जब आप दोनों डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं तो स्थिति काफी हद तक क्लियर होती है और उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। सबसे पहला इशू ये है कि ये नोटबंदी नहीं है। आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी के हिसाब से, जो उनकी एक एस्टैब्लिश्ड पॉलिसी है कि जब नोट पुराने हो जाते हैं या जिनका प्रिंटिंग बंद हो जाता है उनको वो सिस्टम से हटा लेते हैं, ताकि कटे फटे नोट ऐसे ना हो जो इकोनॉमी में चल रहे हो, जिससे आम आदमी परेशान हो। तो पहला सवाल तो हमारे सामने यही है कि जो भी इस समय 2000 के नोट हैं वो आखिरी बार छपे थे 2018 में। और टेक्निकली अगर हम देखें तो टेक्निकली इस समय उस सब की एज करीब 5 साल के आसपास हो गई है। और एज पर आरबीआई एस्टीमेट की एक जो नोट है उसकी उम्र करीब 4 से 5 साल होती है। तो जितने नोट इस समय सर्कुलेशन में हैं वो इस स्थिति में नहीं होंगे कि उनको विदाउट एनी प्रॉब्लम आप एड्रेस कर सकें या उनको मतलब यूज कर सकें। दिक्कतें आ सकती हैं, ये आरबीआई का मानना है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि बहुत सारे नोट ऐसे हैं जिनकी कंडीशन बहुत अच्छी है या होगी, तो इसका मतलब यह है कि वो नोट सर्कुलेशन में नहीं है। तो अगर वो नोट सर्कुलेशन में नहीं है और इस समय उनकी जो अमाउंट है वो करीब 3,60,000 के आसपास है, 3,60,000 करोड़ के आसपास है। तो जो अमाउंट अभी 3,60,000 करोड़ के आसपास है और वो सर्कुलेशन में नहीं है, तो वो कहां है? इसीलिए जो आरबीआई ने कहा है, इसके जिसे कहते हैं ना, एक तीर से दो शिकार। एक तो आपने नोटबंदी नहीं करी, लेकिन आपने आपके पास जो प्रोविजनिंग है उसका फायदा उठा के आपने लोगों को ये कह दिया है कि भाई 30 सितंबर तक आप सारे पैसे वापस ले आओ और बदले में दूसरे नोट ले जाओ। हमने आपको 4 महीने का टाइम दे दिया। इसका मतलब ये है कि पूरी करेंसी में करीब 10.8% जो नोट है वो इस समय 3,000 का है। और जैसा हम जानते हैं कि कभी भी जो बड़ी करेंसी का नोट होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। तो अगर हम ये मान भी लें कि 10.8% नोट करेंसी जो सर्कुलेशन में है वो 2000 का नोट है, तो मुझे लगता है कि इस
ज्यादा मात्रा, 2-2, 3-3 नोट आपको बहुत लोगों की जेब में मिल जाएंगे, लेकिन जो प्रॉब्लम करेगा अमाउंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से हार्डली 0.1 या 0.2% पॉपुलेशन के पास होगा। या मैं ये कहूं कि 99.5 से लेकर 99.8% लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर किसी को दिक्कत आएगी तो वो मात्र शायद 0.1 या 0.2% लोग होंगे, और 0.2%, 0.1% वो होंगे जो ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। और अगर उनको दिक्कत भी है तो वाजिब है, जब आप सफाई करते हैं तो किसी को तो दिक्कत आएगी। अगर आप किसी को दिक्कत नहीं आई तो फिर सफाई करने का फायदा क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो दूसरा सवाल है वो सवाल ये है विजय सदाना जी कि इसका इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट होगा। और अभी आपने जिक्र किया 10.8% 2000 रुपए के जो नोट हैं उनका जो करेंसी इस वक्त जो रुपया सर्कुलेशन में है, ये 10.8% सर्कुलेशन में है। मैं बहुत ही लेमन की भाषा में, साधारण व्यक्ति की भाषा में आपसे जानना चाहूँ, आरबीआई ने डिमोनेटाइजेशन के बाद ये नोट छापे, 2016 में छापे, क्योंकि इकोनॉमी को उस समय खड़ा रखना था, तो उस समय ये छापे। और आरबीआई ने एक और डेटा दिया था, मुझे इस वक्त एग्जैक्टली याद नहीं, अभी जो आपने डेटा गिनाया इससे करीब 2 गुना इस नोट का कंट्रीब्यूशन होता था सर्कुलेशन में। आई थिंक इट वाज द हाईएस्ट इन 2017-18। आप मुझे दुरुस्त कीजिएगा क्योंकि आपके पास वो जो डॉक्यूमेंट है वो अभी भी होगा। ये नोट गए कहाँ? एक साधारण व्यक्ति अगर इसे समझना चाहे तो जो कभी उस समय पे शायद 30% का कंट्रीब्यूशन था जो मनी सर्कुलेशन में थी उसमें इन नोट्स का, जो कि अब 11% पे, 10.8% पे, ये नोट गए कहाँ? देखिए अदिति जी, हुआ क्या कि जब 2018 में भारत सरकार और आरबीआई ने डिसीजन किया कि अब 2000 के नोट हम नहीं छापेंगे, तो एक तो जितने नोट मार्केट में सर्कुलेशन में थे वो घूमते फिरते वापस बैंकों में गए, और जो नोट आपस में वापस बैंकों में गए उसको वापस आरबीआई ने या बैंकों ने जनता में रिलीज नहीं किया, क्योंकि जो आपका कैश चेस्ट होता है, जैसे आज आप बैंक ब्रांच हैं, आप रोज आपके यहाँ पे कैश ट्रांसफर होता है, तो आपके पास हमेशा तो पैसा होता नहीं, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपके यहाँ पे रोज कितना कैश डिपॉजिट होगा और कितना आपके यहाँ विड्रॉल होगा। तो ऐसे बैंकिंग सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए कैश चेस्ट बने होते हैं। मतलब कि आज मान लीजिए कि मैं बैंक में हूं और मेरे को आज करीब उम्मीद ये है, मेरा असेसमेंट ये है कि मेरे को 20 लाख रुपए रोज का डिपॉजिट आएगा, लेकिन अचानक कोई फेस्टिवल होता है या कोई ऐसी घटना होती है मेरे क्षेत्र में जहां लगता है कि नहीं, इस समय विड्रॉल बढ़ सकता है और मेरे को 50 लाख रुपए डिस्पर्स करने पड़ सकते हैं, जबकि जो एक्यूमुलेशन या कलेक्शन है वो मात्र 10-15 लाख होगा। तो 35 लाख रुपए में अब कस्टमर को तो ये कह नहीं सकता कि मेरे पास पैसे नहीं है। अगर जिस दिन ये किया तो उस दिन बैंक की साख खराब हो जाएगी, जिसको कहते हैं रन ऑन द बैंक। तो एक दिवालेपन निकल जाता है बैंक का, इसलिए बहुत घातक होता है। तो बैंकों में स्थिति ना आए उसके लिए कैश चेस्ट बनाए जाते हैं कि जितना आपको पैसा चाहिए आप वो अपनी गाड़ी, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे बैंकों के आगे वो सिक्योरिटी वैन्स खड़े होते हैं जो कैश ट्रांसफर करते हैं। जी। तो आप अपनी नीड के हिसाब से कैश चेस्ट से मंगा सकते हैं। जब 2000 के नोट वापस उन कैश चेस्ट में गए थे तो आरबीआई ने स्लोली जब ये फैसला हो ही गया था कि अब 2000 के नोट हम नहीं छापेंगे, मतलब आरबीआई ने 2018 में ये डिसाइड कर लिया था कि इन नोटों की यूटिलिटी हमें खत्म करनी है। तो जितने नोट वापस बैंकों में आए वो बैंकों ने ना तो एटीएम के माध्यम से दिए, ना आपको जब आप बैंकों में गए आपको 2000 के नोट दिए, अनलेस अदरवाइज कि आपने एक्सक्लूसिवली बैंक मैनेजर से मांगे हो। तो उस स्थिति में सारे नोट जितने बाजार में थे, लिक्विडिटी जो थी, सर्कुलेशन में जो थे, वो सकआउट हो गए। इसीलिए जो आपको अमाउंट 30 से घट के 10 पे आगे दिखी है, ये वही अमाउंट है। लेकिन स्थिति ये है कि ये जो 10% के आसपास, जो 10.8% जो अमाउंट है, अब बैंकों को लगता है कि ये सर्कुलेशन में नहीं है, ये कहीं ना कहीं किसी की तिजोरी में, किसी के गद्दों में, किसी के अलमारी में, किसी के तहखानों में पड़े और ये वापस आ नहीं रहे हैं, जबकि इशू हुए थे।
तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्मार्ट मूव ये किया है विद द हेल्प ऑफ आरबीआई कि इन पैसों को जो दब चुके हैं कहीं ना कहीं तहखानों में हैं, उनको कैसे निकाला जाए। डीमोनेटाइजेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ा चुनौती नहीं है, लेकिन उस जो एक्यूमुलेटेड कैश है उसको कैसे निकाला जाए। तो उन्होंने ये कहा कि क्लीन नोट, क्योंकि आपके पास एक लीगल प्रोविजन है, नहीं तो लोग फिर सुप्रीम कोर्ट दौड़ेंगे कि साहब देखिए फिर डिमोनेटाइजेशन हो गया, फिर प्रॉब्लम हुई। तो सरकार ने अपने आप को बचाने के लिए बगैर कोई, जिसे कहते हैं कि जोर से झटका, धीरे से दिया है सरकार ने कि भैया जो दबा रखे हैं ले आओ, 500-500 के ले जाओ, 2000 वापस कर दो। तो अब उसमें एक बात जो उन्होंने बैंकों को कही है वो समझने की है। मैं क्यों कह रहा हूं, ये कह रहा हूं कि जो बैंक अधिकारी और चेयरमैन को जो आरबीआई ने गाइडलाइन इश्यू करी है उसमें ये लिखा है कि जितने नोट आपके पास वापस आएंगे आप उसमें चेक करिए कि ये कहीं डुप्लीकेट नोट तो नहीं है, काउंटरफीट नोट तो नहीं है, पहली बात। दूसरा, आरबीआई ने ये कहा है कि आप केवाईसी जरूर चेक करें कि ये लोग कौन लेके नोट आ रहे हैं। तीसरा, उन्होंने ये कहा है कि अगर आपको कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन दिखती है, मान लीजिए कि आज अदिति जी जाती हैं हर दूसरे दिन 20-20 के नोट लेके, मतलब 20-20 नोट लेके, नहीं है तो अच्छी बात है, अगर है तो मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, अब तो मैं जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, अब तो याद भी नहीं है कि मैंने 2000 का नोट कब पकड़ा था। नहीं, वहां जब तिजोरी खोलेंगे तो वहां दिखेंगे, अभी याद नहीं होंगे। तिजोरी है नहीं जी। तो उसमें यह था कि अगर आपको कहीं पे कोई सस्पिशन दिखता है कि एक पर्टिकुलर आदमी या ऑर्गेनाइजेशन या कोई एक चैनल से आपके पास रेगुलर नोट आ रहे हैं, तो ऐसे सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को भी आप हायर अप्स को रिपोर्ट करें। तो इसका मतलब यह है, जैसा मैंने आपसे कहा, कि ये पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ के ये लगता है कि 2000 के नोट ज्यादातर सर्कुलेशन में नहीं है, इक्का दुक्का आपको कहीं बैंक में दिख जाएंगे, लेकिन अभी भी 3,60,000 करोड़ के आसपास जो 2000 के नोट हैं, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं स्टॉकिंग में है, कहीं ना कहीं वो पहाड़ों के रूप में पड़े हैं, किसी के गोडाउन में, किसी के तिजोरियों में। उनको निकालने का ये प्रयास है और इसके लिए उन्होंने टाइम दे दिया कि आप, अब क्योंकि देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या है, आपको 4 महीने का टाइम इसलिए दिया गया है कि आप धीरे धीरे ही लाओ, लेकिन लाओ तो सही। मेरा ये रिक्वेस्ट है ईडी और सीबीआई और भारत सरकार और आरबीआई को कि जब आपके पास 4 महीने बाद सारा जब 2000 का पैसा वापस आ जाए, जितना हो सके, आप ये पता करिए कि किन किन ब्रांचेस में सबसे ज्यादा 2000 के नोट आए। तो आपको ये पता लगेगा कि हिंदुस्तान में किन किन जिलों में या किन किन तालुका में ब्लैक मनी जनरेट होता है या स्टॉकिंग होती है। तो बहुत सारा आंकड़ा आपको मिलेगा बगैर जनता को तंग किए। तो इसके कई मल्टीप्लायर फैक्टर। हाँ, आप बात पूरी कर लें सर। और मैं यहाँ पर ये भी चाह रही थी, क्योंकि आपने ब्लैक मनी का जिक्र किया और उस पर बहुत सारे पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं। पहले आप बात पूरी कर लें, उसके बाद मैं उन पॉलिटिकल रिएक्शंस पर लौटूंगी। सर आप कुछ कह रहे थे, ऐड करें। मैं यही कह रहा था कि कम से कम ये तो पता लगेगा कि अगर हिंदुस्तान में करीब 2.25 लाख बैंक ब्रांचेस हैं, अगर मैं ये मान के चलूं, पिछली बार डिमोनेटाइजेशन के समय में करीब 1,25,000 के आसपास थी, और इंसिडेंटली आप ही के चैनल पे मैं और रोहित सरदाना जी ने सबसे ज्यादा चर्चा की थी। वी वर द फर्स्ट टू डिस्कस डिमोनेटाइजेशन, जब आपके पुरानी ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूं। तो वहां पे हमने ये कहा था भाई 1.25 लाख जो बैंक ब्रांचेस हैं, अब ये तो पता लगे कि उन 1.25 लाख में सबसे ज्यादा वो 1000 ब्रांचेस कौन सी हैं जहां सबसे ज्यादा 2000 के नोट जमा किए गए। तो आपको एक ट्रेंड मिलेगा, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी कि हिंदुस्तान की ब्लैक इकोनॉमी कहां कहां चलती है और कैसे चलती है और कौन कौन से सेक्टर्स हैं। सरकार को बहुत कुछ देखने को और सीखने को और एनालिसिस करने को मिलेगा। एक और बात है, हमने देखा था डिमोनेटाइजेशन के बाद विजय जी कि कैसे 2000 के नोट को स्टोर करना शुरू किया कुछ लोगों ने, और साथ ही गोल्ड की स्मगलिंग भी शुरू हो गई थी। आपको लगता है इसका इम्पैक्ट उस पर भी आएगा? देखिए होगा क्या कि हाई डिनोमिनेशन या हाई वैल्यू के प्रोडक्ट्स को लोग रखते हैं। नोट का फायदा क्या होता है कि नोट को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, इट इज ए ट्रांजैक्शनल कमोडिटी।
अगर आप गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड को आपको, मान लीजिए मुझे आपको 2,000 रुपए देने हैं, या मैं कोई पॉलिटिकल चंदे के रूप में मैं चाहता हूं कि एक एक परिवार में जहां 4-4 वोट है, मैं सबको 500 रुपए वोट के हिसाब से 2-2 हजार रुपए दे दूं। मेरे को आसान है 2-2 हजार रुपए पर परिवार में बांटना बनिस्बत कि मैं उनको गोल्ड बिस्किट दूं या मैं उसको तोड़ तोड़ के दूं। वो बड़ा मुश्किल हो जाता है लॉजिस्टिकली एंड अदरवाइज, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मुश्किल होता है, चाहे आप गोल्ड हो या कोई और हाई वैल्यू आइटम हो जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो ये बातें हैं, इसीलिए करेंसी का चलन रहता है। हाँ, लेकिन जिनके पास ब्लैक मनी जनरेशन है और रेगुलर जनरेट करते हैं, जो लोग जो टैक्स वायलेशन करते हैं, वो निश्चित रूप से करेंसी की जगह या तो वो आज की तारीख में किसी और रूप में, खासकर गोल्ड के रूप में, या उसमें आप फॉरेन करेंसी के रूप में, लोग बहुत सारे डॉलर के रूप में, या आपने देखा होगा बहुत सारे लोग रियल एस्टेट के रूप में कन्वर्ट करके उसको रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि रियल एस्टेट में भी केवाईसी आ गया है, तो आपको बताना पड़ेगा किसने कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी। गोल्ड में भी अब आपको काफी हद तक पैन नंबर देना पड़ता है, तो पता लगेगा कि किसने खरीदा। तो करेंसी एक ऐसा ऑप्शन था जिसमें केवाईसी और पैन की जरूरत नहीं थी, तो इसीलिए ये स्टॉकिंग और होर्डिंग ज्यादा हुआ था 2000 का। यहाँ पे विजय जी थोड़ा सा, वैसे तो ये हर व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है, और मैं कह रही हूँ जो देख रहे हैं हमारे दर्शक इस वक्त, उनसे कि कई बार महिलाओं को घर में आदत होती है कि इधर से उधर से उठाकर पैसे रख लेना, छिपा कर रख लेना कि जरूरत पड़ेगी तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे। तो मेहरबानी करके अभी आपका सच से सामना करने का दिन आ गया है। उन्हें अपने लॉकर्स में ना रखें, वो जो छिपा छिपा कर रखे हैं नोट, अब उन्हें बैंक में ले जाने का वक्त आ गया। और जो विजय जी इंसाइट्स दे रहे हैं, ये उन्हें इंसाइट्स दे रहे हैं जिन्होंने काला धन रखा हुआ है, उन्हें नहीं जो डे टू डे बेसिस पे नोट छिपा कर रख रहे थे और ये सोच कर रख रहे थे कि एक दिन उनका इस्तेमाल जब घर में जरूरत पड़ेगी तो तब करेंगे। तो आप एज ए सेफर साइड इमरजेंसी पे फंड, है। क्या कह रहे हैं सर? एज ए इमरजेंसी फंड। हाँ बिल्कुल, एज एन इमरजेंसी फंड। ये आप पर स्ट्राइक नहीं है, ये जो ब्लैक मनी स्टोर करते हैं उन पर स्ट्राइक है। तो आप कंफ्यूज ना हो इन साइट से, और आप बेधड़क जाएं बैंक में और उन्हें दूसरे डिनोमिनेशन के जो नोट हैं उसमें कन्वर्ट करा लें, बदलवा लें। ये स्ट्राइक आप पर नहीं है। सबसे ये स्पष्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी था कि महिलाओं के मन में ये डर आ जाए कि अब तो सरकार जो है, हमने घर के लिए जो फंड बचा कर रखा था या अपने लिए कुछ बनवाने के लिए जो फंड रखा था सरकार ने, उस पर बैंक ने उस पर स्ट्राइक कर दी। ऐसा नहीं है। लेकिन सर यहाँ पर हमने देखा जब नोटबंदी की बात की तो सरकार ने एक बड़ी दलील ये दी थी कि इससे टेररिज्म पर स्ट्राइक करने में मदद मिलेगी। इससे जो हमने कश्मीर में देखा था, एक पूरा नेटवर्क चला करता था पत्थरबाजी के लिए पैसे देना, टेरर का सामान, असला जो था, या जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, ये पूरा एक नेटवर्क को फंड करने के लिए भी इस ब्लैक मनी का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस स्ट्राइक से, जो 2000 रुपए के नोट पर स्ट्राइक की है अभी आरबीआई ने, जो कि इमीडिएट इफेक्ट से नहीं है, काफी बड़ी विंडो दी है 4 महीने की, उसका क्या असर आप देख रहे हैं अगर मैं टेररिज्म के लिहाज से आपसे बात करूं? देखिए, 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी अगर गैर कानूनी काम होता है या सही काम भी होता है तो आपको कैश चाहिए होता है, आपको पैसा चाहिए होता है। 99% लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपनी जरूरतों को या बिजनेस नीड्स को या ट्रेडिंग नीड्स को छोड़ के उस पैसे को कहीं और डाइवर्ट कर सके। ये हमें समझना होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर ये है कि बहुत सारी जगह पे जो हवाला ट्रांजैक्शंस होते हैं या जहां पे कैश ट्रांजैक्शंस होता है, चाहे वो इलीगल ट्रेडिंग हो या टेररिज्म हो या कोई और पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, जहां आप बताना नहीं चाहते कि सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है, या आप कहीं पे पेपर वर्क में नहीं जाना चाहते, लेकिन आपको वो गलत काम करने हैं, तो कोई ना कोई तो आपको फंड करेगा, किसी ना किसी रूप में करेगा। चाहे वो पैसा ड्रग्स के माध्यम से आए, चाहे वो ब्लैक मार्केटिंग या ब्लैक मनी के जनरेशन से आए या करप्शन से आए। ये कहीं ना कहीं ये मुद्दे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ऐसे लोग जनरली हाई डिनोमिनेशन नोट रखते थे क्योंकि कैरी करना आसान है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको किसी स्लीपर सेल को हर महीने, या आपने कोई भी डील करी अनफॉर्चुनेटली कि भाई मेरे को 10 लाख रुपए देने,
अब 10 लाख रुपए 500-500 के नोट ले जाने के बजाय आप अगर 20-20 हजार 2-2 हजार रुपए के अगर नोट लेके जाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी वो ट्रांजैक्शन और ट्रांसफर करने में, क्योंकि आप एक छोटे से हैंडबैग में ले जाएंगे। वही चीज अब आपको करनी होगी तो आपको काफी बड़ी मात्रा में करेंसी कैरी करनी पड़ती है, और आजकल हर जगह स्कैनर्स हैं। तो सिक्योरिटी एजेंसीज भी, चाहे एयरलाइंस हो चाहे बसेस हो, कहीं ना कहीं आप चक्कर में आ जाते हैं। तो हाई डिनोमिनेशन नोट वाज इजी फॉर ऑल इलीगल एक्टिविटीज। लेकिन अब जो आपने इनको हटा दिया सिस्टम से, तो पहली बात तो जो मान लीजिए कि मैंने पहले ही किसी को लिक्विडिटी दी हुई है, किसी आतंकवादी संगठन को मैंने 10 करोड़ रुपए कहीं से जुगाड़ करके दे दिए मान लीजिए, अब वो उसके काम नहीं आएंगे, उसको वापस बैंक जाना पड़ेगा। और मान लीजिए कश्मीर के जंगलों में कोई पहुंच जाता है बैंक में कि भाई जी 3 लाख रुपए मेरे को बदल के दे दो, तो अचानक बैंक मैनेजर को पता तो लगेगा कि यार ये 3 लाख आए कहां से और मेरे बैंक में क्यों आए, इसका मतलब कुछ आसपास सस्पिशियस हो रहा है। और इस तरह के सिग्नल जब अथॉरिटीज को मिलेंगे तो दे नो हाउ टू हैंडल दीज सिग्नल्स एंड दीज थ्रेट्स। तो एक बात तो ये सामने आती है, तो डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली आपको ये पता लगेगा कि सिस्टम में हो क्या रहा है। अभी वो सिस्टम एकदम ओपेक है। तो एक मुद्दा तो ये है कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग से आप बहुत कुछ प्लान आउट कर सकते हैं, और करेंसी की इंफॉर्मेशन शेयरिंग या उसकी मूवमेंट से आपको बहुत कुछ पता लगता है। इसीलिए जब भी आप करेंसी पे स्ट्राइक करते हैं, सबसे ज्यादा अगर हंगामा होता है तो वो पॉलिटिकल क्लास में होता है। एग्जैक्टली क्योंकि इसीलिए, क्योंकि कारण बहुत सिंपल है, कोई भी हिंदुस्तान में पॉलिटिकल एक्टिविटी बगैर कैश के हो नहीं सकती। हमारे इलेक्शंस बहुत एक्सपेंसिव हो गए। तो अगर आज आपने मेरे सारे सोर्स ऑफ फंडिंग, मान लीजिए कि मुझे इलेक्शन में 100 करोड़ रुपए चाहिए, अब मैं बैंक में जाके चेक काट के अपने बैंक अकाउंट से तो निकालूंगा नहीं। 5 साल जब मैं सत्ता में होता हूं तो थोड़े 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 मैंने ऐसे 10, 15, 20, 25 खास आदमी इकट्ठे किए होते हैं जो 2 नंबर का पैसा या इधर से या उधर से उगाई करके वो पैसे इकट्ठे करते रहते हैं। इस तरह के फाइनेंसर्स होते हैं, और बाद में वो जब इलेक्शन टाइम आता है तो वो पैसे वापस उसी सिस्टम में डाल दिए जाते हैं। चाहे रैली ऑर्गेनाइज करनी हो, चाहे शराब ऑर्गेनाइज करनी हो, ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइज करना हो, फ्लाइट टिकट्स बुक करनी हो, बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि इलेक्शन इज अ वेरी एक्सपेंसिव एक्टिविटी और हर एक के पास संसाधन नहीं है। तो वो जब पैसा सडनली आपने बोल दिया कि अब ये पैसा जो आपने अभी तक तिजोरियों में दबा रखा है, अब आप ले आइए और 500 के ले जाइए, तो अब वो परेशानी कर दी ना आपने। जो अच्छा वाला गेम चल रहा था आपने उसमें पत्थर मार दिया। तो जब पत्थर मार दिया तो मुझे बैंक तो जाना पड़ेगा। अब मैं अभी तक आपके लिए पैसा इकट्ठा कर रहा था, लेकिन मैं आपके लिए फांसी थोड़ी चढ़ना चाहूंगा। तो क्या होगा कि फिर वो इकोसिस्टम डिस्टेबलाइज होने लगता है। जब इस तरह का इकोसिस्टम डिस्टेबलाइज होने लगता है तो इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस होते हैं। और इसीलिए, क्योंकि जब मेरे पास पैसा ही नहीं होगा तो कौन मेरे को व्हीकल देगा, कौन मेरे लिए बैनर छापेगा, कौन मेरे लिए झंडा उठाएगा, क्योंकि ये सब जरूरी है। और नोबडी इज डूइंग एनीथिंग फ्री टुडे। इवन जो लोग रैली में भी जाते हैं वो एक बताइए, एक मजदूर अपनी दिहाड़ी छोड़ के क्यों किसी पॉलिटिकल रैली में जाएगा? वो अपने घर को संभालेगा या आपके झंडा उठाएगा फ्री में? तो कहने का मतलब ये है कि इवन जो दिहाड़ी मजदूर है उसको भी जब तक आप दिहाड़ी नहीं दोगे रैली में चलने के लिए, वो क्यों जाएगा? पत्थरबाज को अगर आप पैसे नहीं दोगे तो वो पत्थर क्यों मारेगा? तो ये सब चीजें हमें समझ में आती हैं, और इसीलिए कैश का बहुत बड़ा रोल है। आप इन लोगों को चेक से पेमेंट तो करेंगे नहीं, आप इनको डिजिटल पेमेंट भी नहीं करेंगे, नहीं तो पता लगेगा ये किसके अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं। तो ये सब चीजें बिलो रेडार ऑपरेट करती हैं, और बिलो रेडार में ऑपरेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आज चीज है वो है कैश। और सरकार ने जो कहा है कि भाई आप 100, 200, 500 रुपए आपको देना, आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉजिस्टिकली वो नाइटमेयर हो जाता है। इसीलिए 2000 पे स्ट्राइक जो है, इसका पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस आपको दिखेगा। तो क्या ये राजनीतिक हवा को बदलने का दमखम रखता, और किस बिल्कुल तरह रखता है। से राजनीतिक तापमान में कैसे बदलाव आ सकता है? देखिए अदिति जी, पुराना अनुभव मैं आपको बताता हूं, क्योंकि डी-, मोनेटाइजेशन से बहुत पुराना और पहला रिश्ता रहा है मेरा।
पिछली बार जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो अगर आप उसको क्रोनोलॉजिकली देखें तो वो यूपी इलेक्शन से पहले हुआ था। उस समय बीजेपी की यूपी में जगह नहीं थी। आज यूपी में योगी ब्रांड इतना इंपॉर्टेंट हो गया है और इतना पावरफुल हो गया है कि अब बीजेपी को शायद उतना कैश रिजर्व्स जो उस समय मायावती जी या समाजवादी पार्टी या बाकी नेताओं के पास कहा जाता था, क्योंकि इन चीजों के एविडेंस तो होते नहीं, लेकिन एस्टिमेट ये था कि भाई इनके पास काफी कैश है तो बीजेपी के लिए मुश्किलें होंगी। लेकिन जब आपने कैश ड्राई अप कर दिया, और आपको याद है कि करोल बाग ब्रांच में एक अकाउंट में करीब काफी अच्छी खासी अमाउंट पकड़ी गई थी करोल बाग या पहाड़गंज क्षेत्र में, कि भाई ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की अमाउंट है। आप पुराने न्यूज में जाएंगे तो आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स, लेकिन वो सब आपको रिकॉर्ड मिल जाएंगे। तो वो पॉलिटिकल फंडिंग के पैसे थे, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि इसका असर आता है, क्योंकि जब आप ओपोनेंट की लिक्विडिटी ड्राई अप कर देते हो तो उनके पास तो कुछ बचता ही नहीं। वो मोबिलाइज कैसे करेंगे अपने कैडर को, अपने रिसोर्सेज को, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को? तो कैश तो चाहिए। यूपी से पहले, यूपी के चुनाव से पहले वो डिमोनेटाइजेशन हुआ था और उसका इंप्लीकेशंस दिखा था। अब कर्नाटक में भी हमने देखा कि कैश का क्या खेल चला था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे घूम रहे थे कि जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग वोट देने जा रहे थे तो हर एक के हाथ में 500-500 के नोट दिया जा रहा था कि जाइए और वोट डाल के आइए, और ये बकायदा रिकॉर्डेड है, आपको नेट पे मिल जाएंगे। तो इसका मतलब कैश प्लेज ए रोल। मतलब जैसे कहते हैं ना, वोट कैश फॉर वोट और वोट फॉर कैश, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। अब आ रहे हैं इंपॉर्टेंट चुनाव 2024 से पहले, 4-5 इंपॉर्टेंट राज्यों में, और उसके बाद 24 का चुनाव। तो आपको नहीं लगता कि इसका पॉलिटिकल इंप्लीकेशन होगा कि जब आप पूरी लिक्विडिटी ड्राई अप कर देंगे तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव तो पड़ेगा। जो चुनाव में एग्रेशन होता है उसमें कमी तो आएगी, ये तो हमें मानना पड़ेगा। तो विजय सर, ये एक तरह का पॉलिटिकल डिसीजन माना जाए फिर इसे? ये तो कहेंगे ओपोनेंट। देखिए, बहुत सिंपल है। दुनिया में कुछ भी अगर होता है, बाजार में भी कुछ होता है, तो पॉलिटिकल इकोनॉमी इज इंटीग्रल पार्ट। आप इसको पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिसीजन मान सकते हैं। ये इकोनॉमिक प्योर नहीं होता, पॉलिटिक्स प्योर नहीं होती। कोई भी दुनिया में डिसीजन सिर्फ एक रास्ते पे नहीं होता। आज की जिस तरह से इंटीग्रेटेड दुनिया है, हर डिसीजन के मल्टीपल फैक्टर्स या मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं। तो अगर आप कहो कि ये 2000 का जो नोट क्लीन नोट पॉलिसी जो आरबीआई ने रिलीज करी है, निश्चित रूप से ये पॉलिटिकल इकोनॉमी का एक डिसीजन है। इसमें इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस भी हैं, इसमें पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी। ठीक है, मैं आपसे ये एक ट्वीट है अखिलेश यादव का, वो ये कह रहे हैं, मैं रख रही हूँ आपके सामने, चाहूंगी आप यू रेज योर आईब्रोज। ये जो पॉलिटिकल कमेंट्स आ रहे हैं उसके बारे में मैं आपसे पूछ रही हूँ, और मैं अब पढ़ रही हूँ अखिलेश यादव ने क्या कहा। कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ आती है। 2000 के नोट के मामले में भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन इसकी सजा इस देश की जनता और अर्थव्यवस्था ने भुगती है। शासन मनमानी ही नहीं, समझदारी और ईमानदारी से चलता है। तो वो ये कह रहे हैं कि देश की जनता और अर्थव्यवस्था ने भुगता है इस गलती को 2000 के नोट के मामले में भी। आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, दो घटनाएं और दो परिस्थितियां एक सी नहीं होती। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने पहले गलती करी और अब मैं उस गलती को सही करने के लिए मैं दूसरा कदम उठा रहा हूं। पहले एक निर्णय अलग था, उसका एक एक्शन प्लान अलग था। इस बार जो निर्णय लिया गया है उसका एक्शन प्लान अलग है। क्योंकि सिर्फ ये कहना कि 2000 का नोट हम डिमोनेटाइज कर रहे हैं, वो तो है नहीं। आप यूज कर सकते हैं। इस समय जो फोकस वो ये है कि जो बच गए हैं, उस समय तो हमें पता ही नहीं था कि इकोनॉमी में हो क्या रहा है। तो पिछले 7-8 साल के अंदर ये जरूर हुआ है कि ये पता लग गया है कि इकोनॉमी काफी हद तक ऑर्गेनाइज हो गई है, डिजिटाइज हो गई है। आपको बताइए, 7 साल पहले मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन नंबर कौन लिंक करता था? कोई नहीं था। लेकिन 7 साल में आपने ज्यादातर इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज कर लिया।
अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी के लिए आपने डिजिटल पेमेंट तक शुरू कर दिया, वहां तक तो सरकार ने सफाई कर ली। अब बच गए हैं कुछ मगरमच्छ। तो पिछली बार जो आपने जाल फेंका था उसमें आपने सबकी सफाई करने की कोशिश की थी, अब काफी हद तक सफाई हो गई, लेकिन अब बचे हुए हैं बड़े मगरमच्छ। तो अब आपने क्या किया है, नई टेक्निक का इस्तेमाल करके जाल के साइज का मुंह बड़ा कर दिया कि अब हर एक को नहीं जाना है, अब जिसके पास है बस वही आ जाओ। तो ये एक स्ट्रेटेजी है। और दो चीजों के अंदर उस समय के एजम्पशंस, देखिए कोई भी डिसीजन अगर होता है, चाहे मैनेजमेंट में हो चाहे पॉलिटिकल हो, आप किसी एजम्पशन को लेके चलते हैं और जरूरी नहीं है कि वो आपका एजम्पशन हर बार वही हो। आप डिसीजन क्या ले रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप पुरानी गलती सुधार रहे हैं। ये हो सकता है कि पुरानी गलती में या पुराने डिसीजन में 80% मेरा काम हो गया या 90% काम हो गया, अब बचा 10%। मैं वही डिसीजन लूंगा लेकिन किसी और रूप में, ताकि वो बचा हुआ 10% भी काम हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले का काम खराब था, पहला डिसीजन था उसका 90% असर हुआ, अब जो 10% बच गया है अब मैं उस पर भी कार्रवाई कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा अपना तरीका बदल रहा हूं ताकि वो कारगर हो। इसका इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए क्या मतलब है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपने पास ब्लैक मनी स्टॉक करके रखा हुआ है तो आप उसको इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बोलेंगे, आप उनको भी फिर ब्लैक मनी होल्डर बोलेंगे, क्योंकि पर्पस वो है। अदरवाइज तो आज सारी इंडस्ट्री जीएसटी पेड है, सारा तो टैक्सेशन है, कौन कैश में ट्रांसफर कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। तो पहली बात तो ये है। हाँ, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां इसका असर आएगा। उदाहरण के लिए रियल एस्टेट, आज भी अगर वहां पे कैश में ट्रांजैक्शन है, अंडर इनवॉइसिंग है, जहां जहां पे अंडर इनवॉइसिंग है या जहां जहां पे अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शन है, जैसे माइनिंग एरिया, मान लीजिए कि आपने कोई माइन में, कोल में या किसी और सैंडस्टोन में 50 तरह के माइंस होती हैं, उसमें आपने लिखा कि भाई सरकार ने कहा कि पर ट्रक पे आपको 5,000 रुपए रॉयल्टी देनी है सपोज। अब आपने रोज वहां से आप 100 ट्रक या 20 ट्रक निकाल रहे हो, लेकिन आप दिखा रहे हो कि मैं तो 5 ट्रक ही डिस्पैच कर रहा हूं, क्योंकि आपको रॉयल्टी देनी है 5 ट्रक पे, लेकिन माल तो आप बेच रहे हो 20 ट्रक, बाकी के आप टैक्स नहीं दे रहे। तो आप अगर बाकी के टैक्स नहीं दे रहे तो बाकी जो अनअकाउंटेड मनी है उसको आप क्या करोगे? बैंक में रख नहीं सकते, ऑडिट आप करवाना नहीं चाहते, नहीं तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स, रॉयल्टी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप उसका क्या करते हो? आप जो कैश जनरेट करते हो आप उसको कहीं और डाइवर्ट करोगे, चाहे आप उसे गोल्ड खरीदोगे, डॉलर में रखोगे, कहीं और प्रॉपर्टीज बनाओगे, विदेश में बनाओ, जो भी करना है। लेकिन एंड ऑफ द डे आज की तारीख में जब से FATFA आया है, जो इंटरनेशनल ट्रीटी है कि बाकी देशों में भी अगर हिंदुस्तान का कोई आदमी पैसा ट्रांसफर करता है तो FATF के हिसाब से उन सरकारों को भी बताना होगा कि अदिति जी ने मेरे पास $5 मिलियन शिफ्ट किए, क्या हिंदुस्तान आपके मुंह में घी शक्कर कि चलिए $5 मिलियन हो मेरे पास, और क्योंकि मैं कुछ भी क्या भी आपने कहा था, 2 नंबर का काम, कोई 2 नंबर का काम नहीं करती हूं मैं, तो चलिए उम्मीद करती हूँ कि $5 मिलियन किसी बैंक अकाउंट में किसी कंट्री में हो और यहाँ पर सब कुछ चंगा है, तो इंडियन गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म करूंगी। बट ऑन अ सीरियस नोट, आपने घबराना नहीं है, और आपने इसलिए नहीं घबराना है क्योंकि ये कुल मिलाकर कवायद है काले धन के खिलाफ। जिन्होंने 2000 के नोट होर्डिंग की है, जिन्होंने, उनके खिलाफ ये कवायद है, ये पूरी कैंपेन है। और सबसे बड़ी बात जो अभी इस पूरे संवाद में निकल कर आई है वो ये है कि जो चुनावी इकोनॉमी है, ये देखते हुए कि 6 महीने में चुनाव होने हैं राज्यों में, और उसके बाद 2024 के आम चुनाव, उस पर इसके इम्पैक्ट को बड़े लेवल पर महसूस किया जाएगा। विजय सरदाना जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतनी सरल साधारण भाषा में आपने एक बात आपके दर्शकों के लिए मैं एक और बात कह दूं ताकि जो आपने कहा उसको मैं वेरीफाई कर दूं। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जितना भी पैसा है आप बैंक में जमा करा सकते हैं। सिर्फ जो लिमिट है वो एक्सचेंज नोट की है, नोट के अगेंस्ट नोट अगर आप बैंक से लेते हैं तो वो लिमिट है। आपके पास 5 लाख के नोट भी पड़े हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप बैंक में जाइए। मैं इसलिए कह रहा हूं
कि सरकार को भी पता है कि घर में कोई लाख 2 लाख रुपए रख भी सकता है इमरजेंसी के लिए, तो कोई क्राइसिस नहीं है। अगर कभी इन्वेस्टिगेशन होगा भी तो सरकारें हमेशा एक कट ऑफ लिमिट करती हैं कि भाई किसी ने अगर 10 लाख रुपए भी जमा कराए हैं, आपको उसके नीचे नहीं देखना है, क्योंकि आम आदमी इतना रख सकता है। सरकार के पास ना तो इतनी मशीनरी है कि वो 50 लाख लोगों का इन्वेस्टिगेशन करे। वो टॉप 1000-2000 जो ट्रांजैक्शंस हुए होंगे कि किसी ने 100 करोड़ जमा कराए, किसी ने 500 करोड़ जमा कराए, फोकस उस पे रहेगा। आम आदमी 5, 10, 15 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सरकार की मशीनरी अपना टाइम वेस्ट आप पे नहीं करने वाली है। तो अपने आप को इतना भी इंपॉर्टेंट ना समझे और डरे बिल्कुल नहीं। हम आपसे यही कहना चाहते हैं, यही विजय सरदाना जी भी कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच विजय सर इस पूरे डिस्कशन के लिए और इतना स्पष्टता के साथ समझाने के लिए कि इस डिसीजन के मायने क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम।